मेरा अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको MAQ TV4 पर खुशामदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, वतन अज़ीज़ में पल पल हर घंटे बाद नया कट्टा खुल जाता है। पिछले चंद दिनों से वतन अज़ीज़ में मलक रियाज का कट्टा खुला हुआ है। वो बात यूँ है कि नैप ने, कौमी एहतसाब ब्यूरो ने एक चार्जशीट मलक रियाज के खिलाफ खोली। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें। अगर हमारे प्रोग्राम पसंद आएँ तो लाइक करें और शेयर भी करें, और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली ताज़ा वीडियो आप तक पहुंच रहें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, नैब का कहना है, नैब के पास इस वक्त पाकिस्तान के आइकॉन बैरिया टाउन के मालिक मलक रियाज और उसके बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी, फ्रॉड के कई मुकदमा ज़ेर तफ्तीश हैं। अलकादर ट्रस्ट केस में बार बार मलक रियाज को, उसके बेटे को अदालत में बुलाया जाता रहा, मगर वो दिल में चोर होने की वजह से अदालत में पेश ना हुए और अदालत ने उनको इश्तिहारी करार दे दिया। ये भी सहाफ़ी साकिब बशीर के ज़राए का कहना है। तर्जमान नैब का ये भी कहना है, मलक रियाज और उसके बेटे के खिलाफ इतने डॉक्यूमेंट, इतने सबूत, इतने शवाहिद मौजूद हैं कि उनके साथ और उनके खिलाफ तदीबी कार्रवाई हो सकती है। मगर उसके मुकाबले में मलक रियाज का कहना है, पाकिस्तान में कारोबार करना आसान नहीं, कदम कदम पर रुकावटें हैं। इन रुकावटों को दूर करते हुए 40 साल खून पसीना एक करके मैंने दुनिया की एक आलमगीर हाउसिंग सोसाइटी बनाई जिसका नाम बैरिया टाउन था, और पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ की। ये मलक रियाज का कहना था। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मलक रियाज जो दायरा इख्तियार में आया, आपको इल्म होना चाहिए वो कैसे हुकूमती नज़रों में आया। अलकादर ट्रस्ट केस में जैसे ही साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और उसकी अहलिया को अदालत ने जुर्मदार करार देते हुए उनको 14 साल और 7 साल की सज़ा बामशक्कत दी, तो कौमी एहतसाब ब्यूरो ने प्रॉपर्टी टाइकून को मलक रियाज के गिर्द घेरा तंग करने का ऐलान किया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जैसा कि कौमी एहतसाब ब्यूरो के एक प्रेस रिलीज के मुताबिक मलक रियाज इस वक्त इंग्लैंड की नेशनल क्राइम एजेंसी NCA के मुकदमे में अदालती मफरूर हैं, जबकि वो अदालत और कौमी एहतसाब ब्यूरो को भी मतलूब हैं। अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखा जाए तो वतन अज़ीज़ में सियासतदानों का अरूज व ज़वाल एक मामूल की खबर है, मगर इन सियासतदानों को एस्टेब्लिशमेंट के जो सीनियर अरकान हैं या ब्यूरोक्रेट हैं या मजहबी क़यादत हैं, इनको बनाने वाला गालबन पाकिस्तान में एक ही प्रॉपर्टी टाइकून है, उसका नाम मलक रियाज है। वो इन सब का अन्नदाता है। ये हर एक की उसकी हैसियत के मुताबिक ज़रूरियात पूरी करता है। मगर हैरानगी वाली बात है, मलक रियाज पर जो ये जर्नैल हो, सियासतदान हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, सहाफ़ी हों, कॉलम नगार हों, एंकर हों, मजहबी रहनुमा हों,
حتیٰ کہ پاکستان میں جس کی حیثیت کے مطابق ملک ریاض ان کی ضروریات پوریاں کرنے والا گنا جاتا ہے، اس کے اوپر زوال پذیر طاقتوں نے ہاتھ ڈالنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ کوئی ایسی انہونی ہو چکی ہے جس کی وجہ سے ملک ریاض کو اپنے گھیرے میں لینا پڑا اور اس کے اوپر ایک کڑا ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ 2004 میں بھی ملک ریاض کا ایک سکینڈل ابھرا تھا، مگر وہ ایک چلاک آدمی تھا، مکار آدمی تھا۔ وہ ہر ایک کے جرائم پہ پردہ ڈالنے والا تھا، ہر ایک کی ضروریات پوری کرنے والا تھا۔ ملک ریاض کے اوپر ہاتھ ڈالنے والوں نے یہ سوچا جیسے چینی اسٹیبلشمنٹ نے علی بابا کے ارب پتی مالک جیک کا مکو ٹھپنے کے لیے ایک کہانی گڑی، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی ملک ریاض کو علی بابا کے ارب پتی مالک کی طرح اس کا مکو ٹھپنے کی بھی کوشش کی۔ میرے عزیز دوستو، ملک ریاض کی حیثیت دیکھی جائے، وہ ایک خود کھڑکی توڑ حیثیت رکھتا ہے، مگر اس کے چاروں طرف گھیرا تنگ کرنے کی کوشش تو ایک بلاک باسٹر شو ہے، ایک ہٹ فلم ہے۔ اگر ملک ریاض کی کہانی سامنے رکھیں، یہ بہت ہی سادہ کہانی ہے۔ آج سے 30-35 سال پہلے ایک سائیکل سوار جس کے اوپر والے کا ہاتھ ہو، وہ کس طرح گزرتے ہوئے وقت کی گرد و جاڑ کو دور کرتے ہوئے تا حد نگاہ زمین پر اپنی بنائی ہوئی بستیاں کو دیکھتا ہو، چاہے اس میں ناجائز ہوں چاہے جائز ہوں، ان کے اوپر اپنے تعمیراتی نشان چھوڑتا، وہ آسمان کو چھونے کی کوشش کرتا ہے، اور جب آسمان کو ہاتھ لگنے لگتا ہے، اسی آسمان کے ستارے اس کی گردش میں آ جاتے ہیں۔ پھر وہ قومی احتساب بیورو بھی اس کو آنکھیں دکھانے لگتا ہے۔ یہ وہ قومی احتساب بیورو ہے جس کی نگاہوں سے کچھ پوشیدہ نہیں ہوتا۔ بحریہ ٹاؤن کے ناطے سے ملک ریاض کا نام 1996 سے عوامی یادداشت میں آنا شروع ہوا۔ شروع لوگ سمجھتے تھے یہ کوئی بحریہ ٹاؤن کوئی رہائشی اسکیم ہوگی۔ پاک بحریہ نے بھی یہ نام بدلوانے کی بھرپور کوشش کی، مگر سمندری رکھوالوں پر بھی ملک ریاض بھاری پڑ گیا۔ اگر دیکھا جائے بے نظیر بھٹو سے لے کر نواز شریف سے حقان باسی سے عمران خان کا 4 سالہ دور بھی ملک ریاض کے دور میں آیا۔ ملک ریاض بھی ان سبھی دوروں میں پھلتا پھولتا رہا اور باقی سب کو زوال آتا رہا، مگر ملک صاحب کے آئیکون بنتے ہوئے پھولتے پھلتے رہے۔ میرے عزیز دوستو، کئی برس پہلے ملک ریاض کا ایک انٹرویو میں فرمانا تھا کہ زمین کا کاروبار تو ہزاروں لوگ کرتے ہیں، مگر راس کسی کو آتا ہے۔ ملک ریاض صاحب کا کہنا، میں سسٹم کو تھوڑا ان سے زیادہ بہتر سمجھتا تھا، اور فائل کو آگے چلانے کے لیے اس میں اضافی پہیے بھی لگانے پڑتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، ملک ریاض صاحب کی ایک خوبی یہ ہے، اگر کسی کو کچھ دینا بھی ہوا وہ 4 آدمیوں کے سامنے دیتے۔ جب سوشل میڈیا ویڈیو وغیرہ آئی، ان کے پاس اس وقت ہزاروں کی تعداد میں ویڈیو، آڈیو، فوٹو اور عینی شواہدین کے ثبوت سامنے ہیں، کیونکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے قومی احتساب بیورو کے پریس ریلیز کے بعد ان کا ایک گرما گرم
ट्वीट एक एक्स के ऊपर आया, उन्होंने यही फरमाया, मैं अब बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं दिल में जज्बात लेकर बैठा हुआ हूँ, मैं दिल पर जबर करके बैठा हुआ हूँ, अगर मेरा ये बंद टूट गया फिर पूरी ब्यूरोक्रेसी वीआईपी लोगों के किरदार बरम टूट जाएंगे। ये मत भूलना, पिछले 35-30 साल के सारे राज सबूतों के साथ मेरे पास महफूज हैं। मेरे जी दोस्तों, ये मलक रियाज के ट्वीट आने की देर थी। वीआईपी कल्चर में वीआईपी लोग जो मलक साहब के काने हैं, चाहे उसमें सियासतदान हैं, चाहे उलमाए कराम हैं, चाहे नामनगार हैं, चाहे एंकर हैं, ये सारे उसके काने हैं। उनको ऐसे जैसे सांप सूंघ गया। उसके बाद अभी तक मलक रियाज के खिलाफ कोई और बयान या प्रेस रिलीज नहीं आया। मेरे जी दोस्तों, मजमून तो बहुत लंबा है, अगर इसके ऊपर हम प्रोग्राम करना शुरू करें, कई एपिसोड बन जाएं, ये मजमून ख़त्म नहीं होगा। मेरे जी दोस्तों, भला किसने मलक रियाज के ज़ाती त्यारे पर सवारी नहीं की होगी, चाहे वो अक्सी इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो सिविल इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे कोई रिटायर्ड जनरल हो, चाहे वो कोई हाजिर जनरल हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो वजीर हो, जिसने बैरिया टाउन की नौकरी पर लात मारी हो, चाहे उसने बैरिया टाउन के लंगर खाने से लंगर ना खाया हो, बल्कि लंगर भी अपनी हैसियत के मुताबिक ना खाया हो। मेरे जी दोस्तों, इमरान खान का दौर याद रखिए, जब स्टैब्लिशमेंट ने यह फैसला किया 2018 में जो इलेक्शन हुआ, उसमें जो मुतहे बगदाद अरकान थे, उनको इस्लामाबाद लाने में 2 जहाज सबसे आगे थे। एक जहाज जंगीर तरीन का था, दूसरा मलक रियाज का था। मेरे जी दोस्तों, कौन सा सियासतदान है जिसने कभी न कभी स्टैब्लिशमेंट के राब्ते से मलक रियाज को इस्तेमाल नहीं किया। अब भी मीडिया इस मुल्क में स्टैब्लिशमेंट से सियासतदानों, अदलिया, भला किसको छोड़ा, मलक रियाज या उसके तमीराती मनसूबों पर कोई उंगली उठाने की जरूरत नहीं कर सकता था, बल्कि कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। जिसने भी सोचा उसने अपनी नौकरी को दांव पर लगा हुआ समझा। मेरे जी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर अगली एपिसोड में हम नहायत तफसील के साथ आपके सामने हक़ाइक़ रखेंगे, किसने क्या खाया, किसने नहीं खाया। मेरे दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQTV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।